अस्सलाम वालेकुम। मंजूर अली राजपूत हाजिर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों को मिलती रहे। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की और फिर उसके अंदर कुछ और बातें होंगी उसकी ब्रांचेस के हवाले से। ठीक है, तो यानी आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के इंट्रोडक्शन और उसकी ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले फिजिक्स बेसिकली एक वर्ड फिजिकोस से निकला है। फिजिक्स का जो वर्ड है वो किससे निकला है? फिजिकोस से। और जो फिजिकोस के माने होते हैं वो होते हैं नेचर। फिजिकोस का मतलब होता है नेचर। ठीक है, हमारे पास जो बुक में डेफिनेशन मेंशन होती है ज़्यादातर वो डेफिनेशन क्या है? पहले मैं यहाँ पर फिजिक्स की वो डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं एक और डेफिनेशन बनाऊंगा। देखिए, हमारे पास एक डेफिनेशन फिजिक्स की ये है कि स्टडी ऑफ मैटर, यानी हम बात करते हैं मैटर की कि मैटर है क्या, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ये सारी चीजें हम मैटर के हवाले से देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो किसकी होती है? एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है, उसके टाइप्स क्या है, एक्स वाई जेड जो भी मतलब बातें होंगी वो किससे रिलेटेड होती हैं? फिर एनर्जी के बारे में एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, और फिर इन दोनों का बाहमी ताल्लुक, यानी हम देखेंगे कि मैटर एनर्जी, मैटर के बारे में बात होगी, एनर्जी के बारे में बात होगी, और फिर इन दोनों के इंटरेक्शन की भी बात होगी। इंटरेक्शन बिटवीन देम, यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन देम से क्या मतलब है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन देम से मतलब ये है कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। मैटर कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मैटर, यानी हम देखेंगे कि मैटर किस तरीके से जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी मैटर के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरेक्शन की जगह पर हम कन्वर्जन का लफ्ज भी इस्तेमाल करें तो हम कर सकते हैं कि यानी हम ऐसा कन्वर्जन देखेंगे जिसमें मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा और एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही होगी। तो यहाँ पर इंटरेक्शन से मतलब यहाँ पर हम कन्वर्जन भी देखेंगे, यानी हम कह सकते हैं मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। अगर यहां पर मैं मैटर की कन्वर्जन देखता हूं किसके अंदर? एनर्जी के अंदर, यानी मैटर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर? एनर्जी के अंदर। देखें, अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है एटॉमिक बम। एटॉमिक बम के अंदर जो है वो यूरेनियम इस्तेमाल होता है और यूरेनियम जो है एक मेटल है। यूरेनियम जो है वो एक क्या है? मेटल है। लेकिन जब आप मेटल इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम को, जैसे ही जब वो एक्सप्लोजन होती है, जब यहाँ पर एटॉमिक जो है बम गिराया जाता है और एक्सप्लोजन होती है तो वहां से जो है वो रेडिएशन इमिट आउट होती है, एनर्जी जो है वो इमिट आउट होती है। बेसिकली क्या था? मैटर था। जैसे एक्सप्लोजन हुआ क्या इमिट आउट हो रही है? एनर्जी, यानी मैटर किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो एक चीज मैटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी के अंदर। इसी तरीके से हम एनर्जी से मैटर का कन्वर्जन भी हम देख लेते हैं। आप लोगों ने एक बहुत मशहूर जो है वो थ्योरी का नाम सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अंदर हम ये कहते हैं कि जितना भी आपको मैटर नजर आ रहा है ये किसी टाइम पे जो है वो एक सिंगुलैरिटी हुआ करती थी। ठीक है, उस सिंगुलैरिटी के अंदर जो है कोई मैटर का कांसेप्ट नहीं था, उसके अंदर सिर्फ क्या थी? एनर्जी थी। वो एनर्जी भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि क्या उस वक्त जो पॉइंट था सिंगुलैरिटी जिसको कहा जाता है, उस वक्त सिंगुलैरिटी के अंदर क्या थी? एनर्जी थी। जैसे बिग बैंग हुआ तो वो एनर्जी क्या हो गई? आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो गई मैटर के अंदर। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी उसके अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली क्या थी? एनर्जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किसमें कन्वर्ट हो गई? मैटर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी से
मैटर के अंदर, और यहाँ पर एटॉमिक बम में हमने क्या देखा, मैटर टू एनर्जी था, मैटर इसमें कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, सूरज से हमें क्या हो रही है, रेडिएशन जो है वो मिल रही है, लाइट एनर्जी जो है हमें मिल रही है। अब अगर इसमें थोड़ी सी हम बात ये करें, देखिए वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिल रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, हीलियम के अंदर, यानी वहां और उस जो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के अंदर जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस वहां पर हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें लाइट एनर्जी की जो है वहां पर मिल रही है। तो देखिए वहां पर हमें मैटर की वजह से हमें इसमें क्या हो रही है, एनर्जी जो है वहां पर मिल रही होती है। ओके, ये तो फिजिक्स की एक डेफिनेशन थी जो कि हमने यहाँ पर लिखी। फिजिक्स की एक और डेफिनेशन की यहाँ पर मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक और मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिजिकल फिनोमेनास। यानी हम क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिकल जो फिनोमेनास हैं, ठीक है, फिजिकल फिनोमेनास, देखिए वो फिजिकल कौन से, नेचुरल, यानी कुदरती तौर पर जो हमारे पास फिनोमेनास जो है वो हो रहे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक किससे होगा, फिजिकल से। अब यहाँ पर फिजिकल और हमारे पास दूसरा होता है बायोलॉजिकल। यानी फिजिकल के अंदर हम बात करते हैं नॉन लिविंग से रिलेटेड, जो फिजिकल होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जबकि बायोलॉजिकल के अंदर जो है हम बात कर रहे होते हैं किसके हवाले से, लिविंग के हवाले से। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, नंबर 1 वो लिविंग से नहीं होगा, वो किससे होंगी, नॉन लिविंग, और वो नॉन लिविंग किसके, नेचुरल, यानी हम कह सकते हैं कुदरती तौर पर जो नॉन लिविंग जो चीजों के जो फिनोमेनास हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझ लेते हैं कि वेपराइजेशन होती है, वेपराइजेशन के बाद क्या होता है, बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद बरसात होती है। इस तरीके से एक फिनोमेना है जो कि कुदरती तौर पर चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा सीजन चेंज हो रहे होते हैं, कभी सर्दी आती है कभी गर्मी आती है, इसी तरीके से जंग लग जाता है लोहे को, कुछ चीज़ों से करंट लगता है, कुछ चीज़ों से करंट नहीं लगता। ये सारे के सारे जो फिनोमेनास हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कुदरती फिनोमेनास हैं, ठीक है, नेचुरल फिनोमेनास हैं। अब ये सारे के सारे नेचुरल तो हैं, लेकिन साथ में कौन से हैं, फिजिकल फिनोमेना है, ठीक है, यानी उनका ताल्लुक किससे होता है, नॉन लिविंग से। तो हम कह सकते हैं जितने भी फिनोमेना जो हैं वो इस यूनिवर्स के अंदर हो रहे हैं, किसी और यूनिवर्स के अंदर भी हो रहे हैं, जितने भी यूनिवर्स के अंदर जितने भी फिजिकल फिनोमेना हो रहे हैं उनके हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं फिजिक्स। तो स्टडी ऑफ नेचुरल फिजिकल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। फिजिक्स की दो मेन ब्रांच हैं। फिजिक्स की एक मेन ब्रांच का नाम है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी का नाम मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं न्यूटनियन फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा नाम होता है क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स न्यूटनियन फिजिक्स कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा नाम जो है वो क्वांटम फिजिक्स भी हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ एक बात समझने की जो है वो, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में फर्क क्या है, इस बात को हम समझेंगे। आपने अगर देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर 80s से पहले
क्लासिकल सिंगर होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सिंगिंग का तरीका चेंज हुआ और सिंगिंग का तरीका फिर हमने कहा कि पॉप सिंगिंग। अब कहने का मकसद है क्लासिकल सिंगिंग, पॉप सिंगिंग, तो इसका मतलब है कुछ डिफरेंट जो है वो चीज़ें हमें नज़र आई, कुछ गाने का तरीका या कुछ सिंगिंग का तरीका जो है हमें डिफरेंट नज़र आया, तो जिसकी वजह से हमने कहा कि ये जो सिंगिंग थी इसका हमने नाम दिया क्लासिकल और इसका नाम था। इसी तरीके से क्या हुआ, फिजिक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें थी कि हमें जो है वो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स फिर हमने सेपरेट किया। क्यों सेपरेट किया, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने यहाँ पर वो कुछ चीज़ें क्या थी उसको हम समझते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जिसका दूसरा नाम न्यूटोनियन फिजिक्स है, सबसे पहले याद रखें बिफोर 1900 यानी 1900 से पहले, 1900 से पहले की जो फिजिक्स है, 1900 से पहले की जो फिजिक्स है दैट इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। और 1900 के बाद की जो फिजिक्स है उसको हम नाम देते हैं क्या, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स 1900 से पहले की और मॉडर्न फिजिक्स 1900 के बाद की। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इस बात को थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। यहां पर मैं इसको मूव कर देता हूं। देखें, सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर था क्या, यहां पर हम कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज, यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो चीजें थी कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या था, लार्ज था, जबकि उस स्पीड की जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो क्या थी, स्लो थी। चलिए अगर मैं यहाँ पर अगर बात कर लेता हूँ, सपोज कर एक जेट की, हमारे पास जो एक जेट की स्पीड में जस्ट अपनी तरफ से जो है वो एक सपोज कर रहा हूँ कि 10,000 मीटर पर सेकेंड, 10,000 मीटर पर सेकंड जो है वो उसकी स्पीड, ठीक है, जस्ट मैंने अपनी तरफ से सपोज की है कि 10,000 मीटर पर सेकंड अगर मैं जेट की जो है वो स्पीड देखता हूँ, लेकिन जेट हमारे पास यहाँ इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये भी है कि हम ये कह सकते हैं ये मैक्रोस्कोपिक है, यानी लार्ज इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, और ये जो है उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, मैंने एक जेट लिया तो 10,000 मीटर पर सेकंड मैंने उसकी स्पीड की बात की, 10,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड की अगर वैसे मैं नॉर्मली अगर देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड लगती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को कंपेयर करूँगा मॉडर्न फिजिक्स से, तो फिर यहाँ पर ये स्पीड हमें बहुत क्या लगेगी, उसकी लो लगेगी। अब देखिए सपोज करें अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पर देखता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट जो कि हमारे पास होती है ठीक है। अब देखिए हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ये है हमारे पास, अगर मैं इस स्पीड ऑफ लाइट को स्पीड ऑफ जेट से कंपेयर करता हूं तो देखिए मैंने बताया था 10,000, जबकि यहां पर हमारे पास क्या है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। कहां 30 करोड़ मीटर पर सेकंड और कहां 10,000 मीटर पर सेकंड, तो यानी हम कह सकते हैं 10,000 और 30 करोड़ का जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस की वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ देखें ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल क्या है, वो है फोटॉन, और फोटॉन को हम देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। अब जब हम फोटॉन को देख नहीं पाते हैं ऑर्डिनरी,
तो हमारे पास देखें उसकी स्पीड कितनी है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, जबकि हमारे पास स्पीड ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी 10,000 मीटर पर सेकंड, जो कि हम देख रहे होते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट अगर लार्ज होता है, अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है लार्ज होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है, जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो अगर क्या होता है स्मॉल होता है उसकी स्पीड क्या होती है ज्यादा होती है, जो कि स्पीड ऑफ फोटॉन को हमने देखा, जो कि स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे पास होती है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है 3 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है लार्ज और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था स्मॉल, यहाँ स्पीड क्या थी स्लो थी, वहाँ स्पीड क्या है फास्ट है, फास्ट है। अब देखें हमारे पास ये चीजें थी जो कि हमने देखी। अब इसमें थोड़ी सी चीज जो और देखेंगे हम वो क्या है, ठीक है, क्यों क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स पर हम आ गए। हुआ ये था कि कुछ ऐसे जो है वो चीज़ें हमारे सामने आ रही थी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, इसके अलावा डुअल नेचर ऑफ लाइट जो थी उसके हवाले से थी, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कहते हैं आप, कुछ और जो है वो क्वांटम थ्योरी जो है वो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो है वो हमारे सामने आ रही थी। वो क्या रहा था, वो ये रहा था कि हम क्या थे कि उसमें पार्टिकल जो था वो स्मॉल था, लेकिन हम उसके ऊपर स्पीड अप्लाई कर रहे थे, वो क्या थी वो हम क्लासिकल फिजिक्स वाले जो है वो अप्लाई कर रहे थे, यानी चीज़ें क्या हो गई थी स्मॉल हो गई थी, ठीक है। जब हमने मॉडर्न फिजिक्स को देखा तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर चीज़ें क्या थी स्मॉल थी, ठीक है, लेकिन उसी तरह हम अप्लाई जो कर रहे थे, जो रूल अप्लाई कर रहे थे वो क्या थे क्लासिकल फिजिक्स के थे। यानी हम क्या कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फोटॉन के ऊपर, या जो है वो न्यूट्रॉन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर हम अप्लाई कौन से रूल कर रहे थे क्लासिकल फिजिक्स के, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तब 1900 तक की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, या इसके अलावा जो मैक्स प्लांक है, मैक्सवेल और बहुत सारे साइंटिस्ट, उन्होंने फिर इस बात को जो है वो समझा, समझने के बाद उन्होंने कहा कि बेसिक प्रॉब्लम वहाँ पर आ रहा है कि हम जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं और इनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, जबकि हम इनके ऊपर रूल कौन से अप्लाई कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स वाले, तो जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो है कुछ अलग रूल जो है वो अप्लाई होंगे। जब उन्होंने कुछ रूल अलग अप्लाई किए तो वो रूल कैसे अप्लाई किए अलग, उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने इसके लिए कुछ रूल अलग बनाए, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अब ये जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स है। क्यों, फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है स्मॉल है और इनकी स्पीड क्या है तेज है या उनकी फास्ट है, इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो कुछ कंडीशन जो है वो अलग हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने 1900 के बाद की जो फिजिक्स का नाम दिया वो मॉडर्न फिजिक्स। इसी तरीके से थोड़ा और भी समझ लेते हैं इस बात को ऐसे। देखिए क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक यानी न्यूटन के मुताबिक वो ये था कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि मास जो है वो चेंजेबल है, यानी मास चेंज हो सकता है। कब, जब वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल क्या करता है मूव करता है, यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा मूव करेगा तो उसका मास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये कौन कह रही है मॉडर्न फिजिक्स, जबकि क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा था मास चेंज नहीं होता, जो कि न्यूटन ने कहा था। इसी तरीके से हमारे पास टाइम के बारे में, टाइम जो है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कंपैरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर क्या हो जाएगा उसकी जो स्पीड जो टाइम है उसके अंदर क्या आ जाएगा चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से लेंथ है, इसी तरीके से यानी बहुत सारी चीजें हमने देखी जो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कुछ और बातें कह रहे थे, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में वही बातें क्या हो गई चेंज हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 1900 से पहले तक की जितनी भी फिजिक्स है उसका नाम उन्होंने क्या दिया क्लासिकल फिजिक्स, और 1900 के बाद जो भी फिजिक्स है उन्होंने उसका नाम मॉडर्न फिजिक्स के हवाले से नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि वहां पर फिर रूल और कंडीशन जो है वो क्या हो रही थी चेंज हो रही थी, जिसके वजह से क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को अलग अलग कर दिया गया। ओके, आज हमने जो बातें देखी वो देखी हमने क्या स्टार्ट करते हैं दोबारा से किस तरीके से हमने जो बातें की। मैंने फिजिक्स के अंदर मैंने दो डेफिनेशन को यहाँ पर आज दिया कि स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, कि यानी हम बात करेंगे किसी मैटर की एनर्जी की और फिर उन दोनों के आपस में इंटरेक्शन की, यानी मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में जो है वो कन्वर्ट। जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर भी क्या था, सूरज के अंदर क्या हो रहे हैं हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर हीलियम के अंदर। तो वहाँ पर आप अगर
किसी फिजिक्स से अगर आप पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि इन फ्यूचर जो है वो क्या हो जाएगा, सूरज खत्म हो जाएगा और वो अपनी लाइफ जो है अपनी लाइफ गुजारने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल है, उसके अंदर जो मैटर मौजूद है वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है। या किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर। तो फिर जब उसका मैटर खत्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। यानी उसके अंदर हाइड्रोजन जो मौजूद है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा सन। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास दूसरी डेफिनेशन हमने समझी थी फिजिक्स की, स्टडी ऑफ नेचुरल फिजिकल फिनोमिनास। तो हम क्या करते हैं, जितने भी जो फिजिकल फिनोमिनास हो रहे हैं उनकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज फिजिक्स। फिर हमने कहा कि फिजिक्स को जो है दो हिस्सों में तोड़ा, क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। 1900 से पहले की फिजिक्स, 1900 के बाद की फिजिक्स। क्यों फिर जो है वो यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स की मैंने कुछ बातें बताई कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या था, लार्ज था, उसकी स्पीड क्या थी, स्लो थी, जबकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या था, स्मॉल था, और उसके अंदर जो है वो स्पीड उसकी हाई थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो साइंटिस्ट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।